बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 425 मुलाहिज़ा फरमाएं। क्या तुम्हें मेरी गैर मौजूदगी में डर महसूस होगा? मैंने पूछा। नहीं, वो कतियत से बोली। मैं तुम्हारे आराम और नींद की वजह से कह रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात को जहन में रखूंगा। मैंने उस पर अलविदाई निगाह डालते हुए कहा, बहरहाल मेरा इतना ख्याल रखने का नहायत शुक्रिया। वो बड़े दिलअवेज अंदाज में मुस्कुराई और मैं कमरे से बाहर निकल आया। खाशानूक ने फरूजी के बारे में बताया था कि वो एतमाद और भरोसे का आदमी है, लेकिन मैं इस राय पर आंखें बंद करके यकीन नहीं कर सकता था। हम जिस नौयत के संगीन खाला से गुजर रहे थे उनमें बाज़ औक़ात अपने साए को भी शक की निगाह से देखना पड़ता है कि कहीं ये हमारे किसी दुश्मन का हेवला तो नहीं है। लिहाजा फलूजी को चेक करना अज़हद जरूरी था। फलूजी इस घर और घर में क्याम करने वालों की हिफाजत और निगहदाश्त पर मामूर था। लिहाजा जब मैं उसके कमरे में पहुंचा तो वो जाग रहा था। उसका कमरा 8 बाई 10 का रहा होगा। ये घर के इब्तदाई हिस्से में लंबूतरे ड्राइंग रूम के सामने वाक़ था। ड्राइंग रूम की पैमाइश मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 8x24 फुट के करीब थी, जिसके एक हिस्से में बड़ी सी डाइनिंग टेबल बिछी हुई थी। हमने डिनर उसी टेबल पर किया। मजकूरा टेबल पर बैक वक्त दर्जन भर अफराद बैठकर खाना खा सकते थे। ड्राइंग रूम की सेटिंग पे इन गेस्ट हाउस की जरूरत को पेश नजर रखते हुए की गई थी। मैं लगभग आधे घंटे तक फलूजी के साथ मुख्तलिफ मौजूआत पर गुफ्तगू करता रहा और काशानू की राय से इत्तफाक करने को तैयार हो गया। फलूजी अपने काम से काम रखने वाला एक सादा मिजाज, फर्जशनास और वफादार शख्स था। उसकी उम्र के बारे में मेरा खदशा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। मैंने उसकी सूरत को देखते हुए 55 से 60 तक का अंदाजा कायम किया था, लेकिन वो मेरे खदशे के ऐन मुताबिक 70 का निकला था। तिब्बत और चीन के बाद सी खासी उम्र दराज और उम्र चोर वाक़े हुए हैं। जब मैं फलूजी को शब बगैर कहकर अपने कमरे में वापस आया तो एक हैरत अंगेज मंजर ने मेरा इस्तकबाल किया। कमरे की लाइट ऑन थी और लियान सुगड़ी समटी हुई आराम चेयर के अंदर घुसी बैठी थी। मैं यही समझा शायद वो मेरे इंतजार में जाग रही है। उसने कहने को तो कह दिया कि उसे कमरे में डर महसूस नहीं होगा, लेकिन इस हवाले से मैं औरतों की एक मखसूस नफ्सियात से बाखूबी वाकिफ था। मैंने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बाइसगी उसे आवाज दी, लियान। जब उसने मेरी पुकार का जवाब ना दिया तो मेरी हैरत दो चांद हो गई। कुर्सी की पुश्त मेरी जानिब थी, चुनाचे मैं फौरी तौर पर उसका चेहरा नहीं देख सका। वो घुटनों को पेट में दबाए और ठोड़ी को सीने पर टिकाए बेखबर सो रही थी। मैं जब फलूजी की तरफ गया तो वो बिस्तर पर यानी लेटी हुई थी। मेरे जाने के बाद वो वहां से उठकर इस कुर्सी में धंसी थी और मकसद भी साफ नजर आ रहा था। वो चाहती थी मैं आराम से बेड पर सो जाऊं। ये कैसे मुमकिन था कि मैं आराम से फैलकर पूरे बेड पर सोऊं और वो बेसकूनी से आराम चेयर में फंसी रहे। वो मौसम सरमा की एक सर्द रात थी। सर्दी का मुकाबला करने के लिए कमरे में हीटिंग सिस्टम मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ न कुछ ओढ़ना जरूरी था। इस मकसद के लिए वहां गर्म कंबल मौजूद थे। मैं चलने में खामोश खड़ा सोई हुई लियान को देखता रहा। उसकी सांस लेने की आवाज कमरे में उभर रही थी, जिससे पता चलता था वो गहरी नींद में है। पहले मेरे जी में आई कि उसे जगाकर बिस्तर की तरफ जाने को कहूं, लेकिन फिर मैंने ये इरादा तर्क कर दिया। बेदार होने के बाद वो जिद कर सकती थी कि मैं इधर बिस्तर पर सो जाऊं। मैं एक फौरी ख्याल के तहत नीचे झुका और दोनों तरफ से हाथ डालकर उसे अपनी आगोश में भर लिया। मुझे खदशा था कि मेरे इस अमल से कहीं उसकी आंख ना खुल जाए। मेरा खदशा गलत साबित हुआ। मैंने उसे किसी बेखबर सोए हुए बच्चे के मानिंद उठाकर कुर्सी से बाहर निकाल लिया। मेरा एक बाजू उसकी गर्दन के नीचे और दूसरा घुटनों के नीचे था। मैं इसी तरह उसे उठाए लाकर दोबारा बिस्तर पर लिटा दिया। वो वाकई गहरी नींद में थी। मैंने गठरी की सूरत जैसे उसे बिस्तर पर डाला, वो उसी पोजीशन में बेइसो हरकत पड़ी रही। मैंने घुटनों पर मुड़ी हुई उसकी टांगों को बाइसगी सीधा कर दिया और उसी वक्त मुझे चौंक जाना पड़ा। लिया ने जीन्स को कमर पर सहारा देने के लिए चौड़े बुक्कल वाला बेल्ट लगा लिया था और एहतियात में वो इस हद तक गुजर गई कि उसने बेल्ट को कुछ ज्यादा ही टाइट कर दिया था। शिकमसेरी के बाद जाहिर है पेट का फैलाव बढ़ जाता है, लिहाजा वो बेल्ट जरूरत से ज्यादा टाइट हो गया था। खास तौर पर उसका चौड़ा धाती बुक्कल लियान के पेट में बड़ी बेदर्दी से धंसा हुआ था। वो गहरी नींद में ना होती तो इस दुखन को फौरन महसूस कर लेती। मैंने बेखबरी की इस तकलीफ से उसे निजात दिलाने का फैसला कर लिया। मैंने बाइसगी वो बेल्ट खोल डाला। उसकी कमर जकड़ से आजाद हो गई और जीन्स अरब गुलकारा शाकरा की जीन्स का नक्शा पेश करने लगी। मैंने यकलख्त उसके पेट पर से निगाह हटाई और उसे गर्म कंबल ओढ़ाने के बाद आराम चेयर की तरफ आ गया। लियान की कैफियत को देखकर मेरी कनपटियां सुलगने लगी। मैं आराम चेयर में बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। योगा के मखसूस सांस लेने के अंदाज में जब मैंने इनहेल और एक्सहेल किया तो मेरे वजूद में फैलने वाले इंतशार को करार आ गया। प्राणायाम की मशक ने मुझे शांत कर दिया। मैं थोड़ी देर तक उसी तरह खामोश बैठा रहा, फिर आंखें खोल दी। उसी लम्हे मुझे ख्याल आया कि जरा नीलगिरी की खबर लेना चाहिए। उसने ये क्या तमाशा लगा रखा था। पिछले कुछ अरसे से वो चुप चुपाते मेरे पास आने लगी थी। हालांकि कराची में जब हमारी बिलमुशाफा मुलाकात हुई तो उसने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि वो अब अज खुद कभी मेरे पास नहीं आएगी, बल्कि मुझे अपने पास हिमालय की गोद में आने पर मजबूर कर देगी। और इस वक्त मैं हिमालय की गोद से चंद किलोमीटर के फासले पर खटमंडू में था।
इन हालात में ख्वाह मुख्वाह जीन ये सोचने पर मजबूर हो जाता था कि कहीं मैं नीलगिरी के चलाए हुए किसी चक्कर में ट्रेप होकर इधर खैंचा तो नहीं चला आया। बज़ाहिर ऐसा दिखाई नहीं देता था। मेरे अमेरिका से काठमांडू तक पहुंचने की ठोस वजूहात थी और इस मिशन में मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग शामिल थे, लेकिन मलका कौसार नीलगिरी से भी कुछ बड़ी नहीं थी। वो अजीम सायरा थी और हर किस्म का सहर फूंकना चाहती थी। अफसोस कि इसका कोई जादू मुझ पर ना चल सका और इसी सबब वो मुझसे खफा होकर चली गई थी। मैं कुछ अर्सा पहले तक यही समझ रहा था कि वो मुझसे नाराज है, लेकिन उसकी दोबारा पुरस्रार आमदोशुद ने मुझे मखमसे में डाल दिया। अगर वाकई वो मुझसे खफा थी तो दोबारा मेरे पास क्यों आने लगी थी, और अगर नाराज नहीं थी तो फिर वो पुरस्रार अंदाज में खामोशी से आकर क्यों चली जाती थी। अभी शाम में जोगिंदर पाल के बंगले से इस तरफ आते हुए भी मैंने टैक्सी में उसकी मौजूदगी को महसूस किया था। उसके बदन की मखसूस खुशबू मेरी सांसों के रास्ते तन मन में उतर कर मुझे सरशार कर गई थी। पता नहीं ये कैसा तलीसम था। मैं उस सायरा के बारे में सोचता, जितना भी सोचता जहन उतना ही उलझता चला जाता। तीसरी आंख के तवज्जो से मैंने जब भी उसके माहौल में झांकने की कोशिश की, मुझे कामयाबी हासिल न हो सकी। इस मर्तबा भी मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अभी तक नीलगिरी और रबी मोशी हाइमन दो ऐसी हस्तियां थी जिन तक मैं और मेरी थर्ड आई रसाई हासिल नहीं कर सकी थी, और ये दोनों अपने शोबे के माहिर साहिर थे। पता नहीं इन्होंने मेरी रसाई की राह में अपने अमल की कौन सी दीवारें चीन उठा रखी थी। रब्बी का ख्याल आए और साहिल की याद ना सताए, ये भला कैसे हो सकता था। मैंने बंद आंखों के पीछे थर्ड आई को जहमत दे दी और पलक झपकने में उसी मोहलत में साहिल के माहौल में पहुंच गया। इसराइल के वक्त के मुताबिक इस्लाम में शाम के 5:30 बज रहे थे। साहिल उसी कमरे में दिखाई दी जहां गुज़िश्ता 2 मरतबा मैंने उसे पाया था। वो जाग रही थी और एक इजी चेयर पर बैठी टीवी देख रही थी। टीवी पर इस वक्त स्पोर्ट का कोई प्रोग्राम नशर किया जा रहा था। हस्बे मामूल वो कमरे में तनहा थी। ये एक इत्तेफाक था कि मैं जब भी उसके माहौल में पहुंचता वो अकेली होती। ये मुमकिन नहीं था कि उसके अलावा कोई और शख्स उस कमरे में कदम ही ना रखता हो। खाना और उसकी जरूरियात की दीगर इशात उसे किसी इंसान के तवज्जो पहुंचाई जाती होंगी। मैं बड़ी दिलचस्पी और दिल रुबाई के साथ उसे टीवी देखते हुए तकता रहा। वो बहुत ही पुरसुकून और मुतमईन नजर आ रही थी। इन लम्हात में मुझे उस पर बहुत प्यार आया। जी में आई कि कोई परिंदा बन जाऊं और परवाज करते हुए आन वाहिद में अपनी साहिल तक पहुंच जाऊं, मगर अमलन ये मुमकिन ना था। चुनाचे मैं दिल महसूस कर रह गया। फिर ये कहते हुए खुद को तसल्ली दी कि चलो ये भी गनीमत है कि मैं उस तक तसव्वुराती रसाई हासिल करने के काबिल हो गया हूँ, वरना पहले तो रब्बी ने जुल्म की इंतहा कर रखी थी। मैंने दिली दिल में साहिल को बड़ी मोहब्बत से पुकारा, फिक्र न करो, तुम्हारी असेरी के बहुत ही कम दिन बाकी रह गए हैं। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास इसराइल पहुंचने वाला हूँ और तुम्हें रब्बी मोशी आयमन की कैद से निकालने वाला हूँ। हमारी जुदाई की घड़ियां इख्तिताम पजीर हो रही हैं। अब कोई हमें मिलने से रोक नहीं सकता। मैं जानता हूँ मेरे ये जज्बात और अज़ाइम साहिल तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन इस इज़हार से मैं खुद को बहुत पुरसुकून महसूस करने लगा। मुझे यूं लगा जैसे मैं वाकई चंद रोज बाद अपनी साहिल के पास होऊंगा। इन एहसासात का ताल्लुक मेरी सोच और इरादे से था। मैंने हर कीमत पर इसराइल में दाखिल होने का मुसम्मम फैसला कर लिया और मुझे 100% यकीन था कि मैं ऐसा कर गुजरूंगा। मैंने आंखें खोली तो लियान से नजरें चार हुई। उसे अपने सामने खड़े देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने उसे गहरी नींद में इस कुर्सी में से निकालकर वहां बेड पर पहुंचाया था। पता नहीं वो कब और कैसे बेदार होकर मेरे पास आन खड़ी हुई थी। मेरी उलझन और हैरत जबान पर आ गई। लियान, तुम गहरी नींद सो रही थी? मैंने सवालिया अंदाज में कहा। वो खुमार आलू जमाई लेते हुए बोली, तुम ठीक कहते हो, मैं वाकई बेखबर सो रही थी। पता नहीं इस कुर्सी से बेड पर कैसे पहुंच गई। मैंने तुम्हें उठाकर वहां डाला था। मैंने वजात की। कमाल है, मुझे जरा पता नहीं चला। उसे सुर्खी माइल आंखों से मुझे देखा। मैंने कहा, इसलिए कि तुम हाथी घोड़े बेचकर सो रही थी। तुम कब वापस आए हो? उसने पूछा। 15-20 मिनट हुए होंगे। उसने एक मखमूर जमाई ली और खासी बेतकल्फी से बोली, चलो ये कुर्सी खाली कर दो, मैं यहाँ सोऊंगी। उसका लहजा हतमी था। तुम उधर बेड पर जाकर सो जाओ। ये मुनासिब नहीं कि मैं बेड पर सोऊं और तुम कुर्सी में पड़ी या करती रहो। मैंने कहा, मैं ये भी ठीक नहीं समझती कि तुम कुर्सी पर बेआराम होते रहो। चलो मैं नीचे कालीन पर बिस्तर लगा लेता हूँ, फिर मैं भी नीचे ही सो जाती हूँ। बहरे से उसे देखने लगा। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, हम दोनों एक जैसे थके हुए हैं और तुम्हारा तो बाजू भी जख्मी है। तुम्हें मुझसे ज्यादा आरामदेह बिस्तर की जरूरत है। या तो हम दोनों बेड पर सोएंगे या फिर नीचे कालीन पर। मैं तुम्हें तकलीफ में डालकर आराम नहीं करूंगी। उसके लहजे की कतियत ने मुझे बावर करा दिया कि अगर मैंने उसकी तजवीज पर गौर ना किया तो वो खुद भी बेआराम होगी और मुझे भी बेआराम करेगी। हमें आराम और पुरसुकून नींद की अशद जरूरत थी, लिहाजा उसकी बात मानने पर मैं तैयार हो गया। बेड की मौजूदगी में कालीन पोश फर्श पर रात बसर करना खासा नॉन टेक्निकल था। चुनाचे हम बिस्तर पर डबल गर्म कंबल में दुबक कर मौसम की शिद्दत का मुकाबला करने लगे। अगली सुबह बड़ी उजली और निखरी निखरी सी थी। गुज़िश्ता रात के भरपूर आराम और पुरसुकून नींद ने हमारे जिस्म में सराइत करने वाली थकन को चुपके से जायल कर दिया था। हम खुद को बहुत हल्का फुल्का और जिंदगी से मामूर महसूस कर रहे थे।
ठंडे ठार मौसम में गर्म शावर ने हमारे बदन में मजीद ताजगी भर दी। इसी दौरान में फलूजी ने हमारे लिए नाश्ता लगा दिया। हम नाश्ते से फारिग हुए तो काशानू कहा गया। वो आज भी उसी टैक्सी से आया था जिसके जरिए कल शाम हम यहाँ पहुंचे थे। मैं उससे पूछे बिना ना रह सका, क्या फारिग वक्त में तुम ये शुगल भी करते हो? वो मेरा इशारा ना समझ सका और उलझनज़दा नजर से मुझे देखने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरा मतलब है क्या तुम टैक्सी ड्राइवरी भी करते हो? उसने नफी में गर्दन हिलाई और बोला, ये मेरे एक अजीज दोस्त की है, हंगामी हालात में इस्तेमाल के लिए कभी कभार इससे ले लेता हूँ। इस किस्म की सूरत हाल में ये खासी महफूज सवारी है। वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा था। मैंने इस्तफसार किया, शहर की क्या खबरें हैं? काठमांडू शहर अपनी जगह पर कायम और दायम है, उसने जवाब दिया, लेकिन तुम दोनों के लिए हालात इंतहाई नासाजगार हो चुके हैं। शहर के एक एक इंच पर तुम्हें तलाश किया जा रहा है। वहां जोगिंदर पाल के बंगले पर जो कुछ हुआ है उस पर पुलिस हेडक्वार्टर में बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। 2 इस्राएली मुअज़्ज़ज़ अफराद का बेईमाना कत्ल कोई मामूली बात नहीं है। इसके अलावा एक दिलचस्प बात बताऊं तुम्हें? वो लम्हे भर को मुतवक्किफ हुआ और सवालिया नजर से मुझे देखने लगा। मैं जवाब में खामोश रहा और वो खुद ही बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, आमतौर पर यही समझा जाता है कि जानूस और जोगिंदर पाल आपस में बदतरीन हरीफ हैं। बंगला नंबर J200 में पेश आने वाला खून चुकाम वाकया प्रेस से छुपा नहीं रहा। अवाम की सोच ये रुख इख्तियार कर रही है कि इस वारदात में हो न हो जोगिंदर पाल ही का हाथ शामिल है। मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, जोगिंदर बेचारा तो बड़ी मुसीबत में आ गया होगा। हाँ, अवामी सतह पर यही सूरत हाल है। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, लेकिन जोगिंदर पाल को उसकी ज्यादा परवाह नहीं। वो जिन ताकतवर इसराइलियों का आलाकार बना हुआ है वो हकीकत से वाकिफ है। लिहाजा जोगिंदर पाल के लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। वो अवामी रद्दे अमल से बखूबी निपट लेगा। पुलिस वाले उसे परेशान नहीं कर रहे, उसके लिए ये इत्मीनान बख्श बात है। इसका मतलब है पुलिस वाले भी यहूदी लाबी के दबाव के तहत काम कर रहे हैं। लियान ने पहली मर्तबा हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। काशानू की इस बात में गर्दन हिलाकर रह गया। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए यहाँ के हालात कैसे हैं? तुम जानूस के खास आदमी थे। जोगिंदर पाल ये बात जानता है कि मैं जानूस से वाबस्ता था, उसने जवाब दिया। लिहाजा उसने मुझसे वाबस्ता करके मुझे अपने बंगले पर पेश आने वाले वाक़े के बारे में मुख्तसरन बताया और ताकीद की कि मैं अब उसके पास आ जाऊं वरना मेरी जान को भी खतरा है। वो मुझे अपने साथ बंगले पर रखना चाहता है। फिर तुमने उसकी तजवीज के जवाब में क्या कहा? मैंने इस्तफसार किया। हमारे दरमियान गुज़िश्ता रात बात हुई थी, काशानूक ने बताया, और मैंने उससे कहा था कि मैं कल किसी भी वक्त उसके पास आ जाऊंगा, यानी आज। वो लम्हे भर को मुतवक्किफ हुआ, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं अगर जोगिंदर के बंगले पर या उसके साथ रहूंगा तो मुझे उसकी सरगर्मियों की ताज़ा तरीन इतलात मिलती रहेंगी। इस तरह मैं तुम्हें उनकी मुमकिना मंसूबा बंदियों से आगाह करता रहूंगा। हमारे दरमियान सेलुलर राब्ता रहेगा तो काफी आसानियां पैदा हो जाएंगी। तुम्हारे ख्याल में मैंने दुरुस्त फैसला किया है ना? तुम पहले भी दुश्मनों की सफों में घुसे बैठे थे और यह भी इसी नोयत का फैसला है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। वैसे इस सिलसिले में तुम्हें डॉक्टर मूंग से मशवरा करना चाहिए, उससे मैं मशवरा कर चुका हूँ, उसने बड़े रसान से कहा। उसे मेरा ये फैसला नहायत पसंद आया है। फिर तो ठीक है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर पूछा, तुम आज कब तक जोगिंदर पाल की तरफ रवाना होगे? मैंने दोपहर के बाद उधर जाने के बारे में सोचा है। हमारे काम का क्या हुआ? मैंने सवाल किया। जवाब देने की बजाय उसने एक दरमियाने साइज के बैग को खोल लिया। ये बैग वो अपने साथ लेकर आया था। इस बैग में हमारे लिए की गई ताज़ा तरीन शॉपिंग का सामान भरा हुआ था। ये सामान हमारे लिबास, मेकअप की जरूरी अशिया और मोबाइल चार्जर पर मुश्तमिल था। इसके अलावा हमारे मोबाइल फोन में जो सेलुलर लाइन इस्तेमाल हो रही थी उसके मुख्तलिफ स्क्रैच कार्ड्स भी शामिल थे। बैग के अंदर काठमांडू से शाये होने वाला सुबह का अखबार भी रखा हुआ था। काशानूक ने वो अखबार निकालकर हमारे सामने फैला दिया और हमारे बारे में छपने वाली खबरों की निशानदही करने लगा। इन खबरों के मुताबिक वजदान नामी खतरनाक पाकिस्तानी दहशतगर्द पिछले 2-3 दिन से काठमांडू में सरगर्म अमल था। वो अपनी एक फिलिपाइनी साथी लियान के हमरा अमेरिका से यहाँ पहुंचा था। इन दोनों मुजरिमों ने वहां अमेरिका में भी मुतअद्दिद वारदातें की थी। इनकी जिंदगी का मकसद अमेरिका खुसूसन यहूदियों को शदीद तरीन नुकसान पहुंचाना है। हमारे मिशन को इंतहाई खौफनाक करार दिया गया। इसके बाद डैन हार्वे और कलाडिया की मौत का बड़ा वहशतनाक नक्शा खींचा गया था। जोगिंदर पाल के बंगले पर जो वाकयात पेश आए थे वो हमसे मंसूब करके काठमांडू की आवाम से अपील की गई थी कि वो हम पर गहरी नजर रखें और हम जहां कहीं भी दिखाई दें वो फौरन पुलिस को इतला कर दें। इन खबरों के साथ ही मेरी और लियान की तस्वीर भी शाया की गई थी जो यकीनन रब्बी के अहकाम पर मुतलका अफराद ने अखबार वालों को फराहम की होंगी। हमें इंतहाई खतरनाक साबित करने के लिए अखबार ने 2-4 और वाकयात भी हमसे जोड़ डाले थे, जिनमें जानूस के बॉडी गार्ड ड्राइवर सिंगा की मौत, कुमारी चौक पर पेश आने वाले खूनरेज वाकयात, रत्ना पार्क में फैलने वाली तबाही और उस पर होने वाली मारका हराई, बस्ती में रूनमा होने वाले खून चुकाम वाकयात और बुंदील कुंड वाली इबादतगाह में बर्पा होने वाली क़यामत भी शामिल थी। अवाम के दिलों में हमारे लिए गमो गुस्से को उजागर करने के लिए इबादतगाह के तकद्दुस वगैरह का बढ़ चढ़कर ढिंढोरा पीटा गया था। वैसे यहूदी बड़े शातिर और मक्काराना ज़हनियत के मालिक होते हैं। ये हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ना जानते हैं।
इस अखबार की खबरों में हमारे किरदार को बिल्कुल उलटकर मनफी अंदाज में पेश किया गया था, जिसकी तरदीद के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमारी ऐसी कोई भी हरकत खुद हमारे लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती थी। सामने आती हमें धर लिया जाता। अवाम का ज़हन बनाने में अखबारात और न्यूज चैनल का बड़ा हाथ होता है, और इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अमेरिका की इजारादारी है। आप उसे सहाफत और सियासत का आलमी गुंडा कह सकते हैं। अवाम चाहे किसी भी मुल्क की हो, वो बेचारी ही होती है। उनका विजन महदूद होता है। वो हालात और तस्वीर के पीछे छुपे हुए हकाइक तक रसाई नहीं रखते। चुनाचे अखबारी खबरों सनसनीखेजी को देखते हुए वो उसी पर एतबार करते हैं, जैसा कि हमारे मुल्क में आजकल कोरोना के हालात बने हुए हैं। मीडिया और खबरों पर बार बार यही दोहराया जा रहा है, इतने लोग मर चुके हैं, इतनों की मौत हो चुकी है। लेकिन यकीन जानिए कि आप अगर कब्रिस्तानों का दौरा करें और वहां शरअ अमवात को देखें तो आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं रहेगी। शर्म आती खुद को मुसलमान कहते हुए। ये दीन इस्लाम कुछ सालों के लिए नहीं आया, बल्कि ये क़यामत तक जीने का मुकम्मल तरीका है। इस्लाम में मुसलमान के हाथ को पकड़कर सलाम करने से बरकत है और सलामती है, और ये तरीका मेरे नबी का तरीका है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बीमारी छूत नहीं है। क्या ये 1 साल के लिए फरमाया? नहीं मेरे भाइयों, क़यामत तक कैसी कोई बीमारी अल्लाह पैदा ही नहीं करेगा। अगर पैदा कर दी तो मेरे नबी का कहा नाउज बिल्लाह झूठ होगा, और अल्लाह की कसम अल्लाह रहमान ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये अल्फाज अल्लाह के महबूब नबी के हैं। आज के अखबारात में शाये होने वाली हमारी खबरों ने अवाम के दिलों में हमारे लिए नफरत भर दी होगी। खुसूसन इबादतगाह में पेश आने वाले वाकयात ने उन्हें जज्बाती सदमात से दो चार किया होगा, और उनकी नजर में इस अफसोसनाक वाक़े के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम थे। मैंने एक तवील सांस खारिज की और अखबार को एक तरफ फेंक दिया। काशानूक ने कहा, ये तो वो बातें हैं जो आवाम तक पहुंचाई गई हैं। इसके अलावा नेपाली पुलिस के जरिए यहूदी तुम लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है। उसे तुम हालात की संगीनी का अंदाजा लगा सकते हो। मैं तो जहां भी जाता हूँ हालात खुद ब खुद संगीन हो जाते हैं, मैंने सरसी अंदाज में कहा। वो बोला, जाहिर ये अखबार बुद्धनाथ वैली में भी पहुंचा है। यहाँ बुद्धमत अफराद की अक्सरियत आबाद है, और ये लोग इबादतगाहों के तकद्दुस के हवाले से बहुत हसास होते हैं। मैं चूंकि खुद भी बुद्धिस्ट हूँ, इसलिए ये बात ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। अवाम चूंकि हकाइक की असल तस्वीर से अमूमन बेखबर होती है, लिहाजा इस वैली के लोग भी इस वक्त तुम दोनों के खिलाफ भरे बैठे होंगे। इन हालात में मेरा मशवरा यही है कि तुम लोग इस घर से फिलहाल बाहर निकलने की गलती ना करना, वरना कोई भी शख्स अपने मजहबी जज्बात से मगलूब होकर या फिर किसी इनाम के लालच में तुम्हारे लिए कोई संगीन मसला खड़ा कर सकता है। मैं काशानूक की बात को बड़ी वजह से समझ रहा था। यहूदी लॉबी मुकामी पुलिस को टाइटल पर रखकर हमारे बारे में सरगर्म हो गई थी। ये रब्बी का सा चेहरा था, वो मुनाफकत का नकाब लगाकर बड़े दोस्ताना अंदाज में मुझसे सौदेबाजी भी कर रहा था, और दूसरी तरफ मेरे खिलाफ उसकी संगीन कार्रवाई भी जारी थी। अगर मैं यहूदी ज़हनियत और रब्बी की मक्कारी से आगाह ना होता तो उसकी बातों पर यकीन करके किसी बीला में बेमौत मारा जाता। मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, काशानूक, फलूजी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या उसके दिल में इनाम हासिल करने की ख्वाहिश पैदा नहीं होगी? वो सबसे ज्यादा मुझ पर एतबार करता है। वो पूरे एतमाद लहजे में बोला, मैं उसे हकीकत से आगाह कर दूंगा, लिहाजा तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं गहरी सोच में डूब गया। काशानूक ने पूछा, वैतान, वैसे तुम्हारे ज़हन में आइंदा के लिए क्या प्रोग्राम है? मैं पहली फुर्सत में काठमांडू से निकलकर इसराइल पहुंचना चाहता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक आध दिन इंतजार करना होगा। उसने कहा, डॉक्टर मूंग ने कहा था तुम इस सिलसिले में मेरी हर किस्म की मदद करोगे। मैंने कहा, मुझे नेपाल से इसराइल तक पहुंचने के लिए अहम कागजात की जरूरत पेश आएगी, जिनमें सरे फहरिस्त पासपोर्ट का मामला है। क्या तुम दोनों एक साथ इसराइल जाना चाहते हो? डॉक्टर मूंग की ख्वाहिश तो यही है। तुम दोनों के जरूरी कागजात और पासपोर्ट्स वगैरह बनवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं इस सिलसिले में तुम दोनों को एक मशवरा देना चाहता हूँ, और उसकी एक वजह भी है। वजह बताओ और फिर मशवरा दो। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो बोला, काठमांडू के हालात का तुम बाखूबी अंदाजा लगा चुके हो। मेरी मालूमात के मुताबिक काठमांडू से बाहर निकलने वाले हर फजाई और जमीनी रास्ते पर तुम्हारी तलाश के लिए इंतहाई सख्त चेकिंग का बंदोबस्त कर दिया गया है। खसूसन काठमांडू एयरपोर्ट तो तुम्हारे लिए नहायत खतरनाक हो चुका है, और इसराइल जाने के लिए तुम्हें एयरपोर्ट को इस्तेमाल करना होगा। वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, अब मेरा मशवरा भी सुन लो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम किसी और मुल्क से इसराइल के लिए परवाज करो। यानी तुम्हारा मतलब है हम नेपाल से पहले किसी और मुल्क में जाएं? हाँ, मेरा यही मतलब है। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। लिया ने कहा, आइडिया अच्छा है। हमारे दुश्मनों की निगाहें काठमांडू या ज्यादा से ज्यादा नेपाल के एयरपोर्ट्स पर लगी हैं। अगर हम किसी तरह नेपाल से निकलकर किसी और मुल्क में पहुंच जाएं, तो वहां से ज्यादा महफूज अंदाज में इसराइल की तरफ परवाज कर सकते हैं। मेरे ज़हन में भी यही है, काशानूक ने कहा, और मैं चाहता हूँ तुम दोनों के पासपोर्ट्स और दीगर जरूरी कागजात भी उसी मुल्क की मुनासबत से तैयार कराए जाएं जहां से तुम इसराइल रवाना होगे, ताकि तुम्हारे दुश्मनों को जरा सा भी शक ना हो और तुम बखैर आफियत इसराइल पहुंच जाओ।
मैंने तारीफी निगाह से काशानूक को देखा। आइडिया वो वाकई बहुत उम्दा लाया था। मैंने पहली मुलाकात में उसकी आंखों में जानत की जो चमक देखी थी वो अब उसका अमली सबूत भी दे रहा था। ताम मेरे दिल में कुछ बातें खटक रही थी। अपनी तसल्ली के लिए मैंने उसे पूछ लिया, तुम्हारे ख्याल में नेपाल से निकलकर हमें किस मुल्क में जाना चाहिए और क्या वहाँ तुम्हारे लिए ये आसानी होगी कि तुम हमारे पासपोर्ट और दूसरे जरूरी कागजात तैयार करवा सको? वो ठहरे हुए लहजे में बोला, नेपाल से करीब 3 ममालिक में इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और तिब्बत का शुमार होता है और मेरे ख्याल में इनमें तिब्बत ऐसा मुल्क है जहाँ काम करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा आसानियां हासिल होंगी। मैं खुद भी तिब्बत के मशहूर शहर ल्हासा का रहने वाला हूँ। मैं अपने ताल्लुकात के जोर पर वहाँ की मुनासिबत से तुम्हारे जरूरी कागजात तैयार करवा सकता हूँ। अगर तुम दोनों को तिब्बत की शहरियत हासिल हो जाए तो फिर ल्हासा से इसराइल की तरफ मूव करना तुम्हारे लिए इंतहाई आसान और महफूज हो जाएगा। तिब्बत नेपाल के शुमाल में वाक़ था। मैंने उस पुरस्कार जमीन से मुतल्लक बहुत सी हैरत अंगेज दास्तानें सुन रखी थी। काशानूक ने तिब्बत का जिक्र किया तो अज खुद मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि मुझे वहां जरूर जाना चाहिए। एक फैसले पर पहुंचते हुए मैंने काशानूक से पूछा, क्या ल्हासा से इसराइल के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट है? मैं मालूम कर लूंगा, वो होंठ सुकेड़ते हुए बोला। वैसे ल्हासा और काठमांडू के दरमियान तो बाकायदा परवाजें आती जाती हैं। मैंने इस्तफसार किया। काठमांडू से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है और वो बड़ी शदोमत से हमें तलाश कर भी रहे हैं। इन हालात में हम काठमांडू से तिब्बत तक कैसे पहुंचेंगे? इस मसले का हल मैं सोच चुका हूँ, वो गंभीर आवाज में बोला। काठमांडू से तिब्बत की तरफ और तिब्बत से उधर बुद्ध यात्रियों के छोटे बड़े काफिले सफर करते रहते हैं। खुसूसन बुद्धनाथ के स्टूपा में उनका लाजमी आना होता है। मैं मालूम करता हूँ आजकल मैं उधर से कौन सा काफिला तिब्बत की तरफ जा रहा है। चाहे हमें 1-2 दिन तक इंतजार क्यों ना करना पड़े, लेकिन ये जरिया इस सफर हमारे लिए ज्यादा महफूज रहेगा। क्या हम ट्रेन के जरिए काठमांडू से तिब्बत तक नहीं जा सकते? लिया ने पूछा। मैंने उसकी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, नेपाल में रेलवे का निजाम वजूद नहीं रखता, लिहाजा ट्रेन के चलने या रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। काशानूक मजीद 10 मिनट तक हमारे पास रुका, फिर उठकर खड़ा हो गया। मैं मालूमात हासिल करके 2 घंटे में तुम्हें बताता हूँ कि बुद्ध नील यात्रियों का कोई काफिला कब यहाँ से रवाना होने वाला है। मैंने कहा, काशानूक तुम्हारे तरतीब दिए हुए प्रोग्राम के मुताबिक तुम भी हमारे साथ तिब्बत जाओगे। क्या इस सूरत में यहाँ काठमांडू में तुम्हारे लिए वसाइल खड़े नहीं हो जाएंगे? जोगिंदरपाल तुम्हारे लिए कोई मुश्किल तो पैदा नहीं कर देगा? हरगिज नहीं, वो बेपरवाही से बोला। जोगिंदर ने मुझे अपने साथ काम करने की पेशकश की है। मैंने डॉक्टर मुंह की हिदायत के मुताबिक जोगिंदर से हामी भर लिया। इस फैसले को बदला भी जा सकता है। जोगिंदर मुझे जबरदस्ती अपने साथ तो नहीं रख सकता। मैंने तो उधर की खैर खबर रखने के लिए उसकी पेशकश को कबूल कर लिया था। बहरहाल वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, इस सिलसिले में मुझे डॉक्टर मुंह से जरूर मशवरा करना होगा। मैंने कहा, यह तो तुम्हारे फराइज का हिस्सा है। हमसे दोबारा राब्ता करने का कहकर वो वहां से रुखसत हो गया। काशानू के जाने के बाद हम उस बैग का मुआयना करने लगे जो वो हमारे लिए लाया था। वो मेरे और लियान के आउटफिट का ख्याल रखते हुए मुख्तलिफ लिबास भी खरीद लाया था। लियान ने अपने नाप की एक जीन्स उठाई और बड़बड़ाते हुए वॉशरूम की जानिब लपक गई। मैंने अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाने के लिए जेब से निकाला तो एक हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ। उसका स्क्रीन बिल्कुल डेड था, जैसा कि अमूमन मोबाइल को ऑफ करने के बाद हो जाता है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने सेल को ऑफ नहीं किया था। मेरे दिल में ख्याल उभरा कि मुमकिन है बैटरी खत्म हो जाने के बाद ये खुद ब खुद ऑफ हो गया हो। मैंने इस ख्याल की तस्दीक के लिए लियान के मोबाइल का मुआयना किया तो वहां भी यही कैफियत देखने में आई। अब मेरी हैरत दो चंद हो गई। मैंने रात इसी सेल पर रब्बी से बात की थी और बात के इख्तिताम पर सेल मुनासिब बैटरी शो कर रहा था। जब ये उलझी हुई सूरत मेरी समझ में नहीं आई तो मैंने दोनों मोबाइल को एक तरफ रख दिया और लियान के वॉशरूम से निकलने का इंतजार करने लगा। वो बाहर आई और मेरी फरमाइश पर उसने अपने और मेरे मोबाइल का तफसीली मुआयना करने के बाद ये फतवा सादर कर दिया, सिम कार्ड काम नहीं कर रहे, लगता है हमारे कनेक्शंस को मंसूख कर दिया गया है। सेल के हवाले से मेरी मालूमात लियान से ज्यादा नहीं थी, लिहाजा उसके फतवे को मानना पड़ा और उसके साथ ही मेरा ध्यान रब्बी मोशी हाइमन के वसीउ अरीज इख्तियारात की तरफ चला गया। मैंने रात लियान वाले मोबाइल से रब्बी को कॉल की थी। लाजमी बात यह है कि नंबर उसके पास पहुंच गया होगा। ये दोनों मोबाइल फोन हमें जहन्नुम मकानी जानूस ने फरहम किए थे, गोया उनके कनेक्शंस उसी के हासिल करदा थे। मैंने जोगिंदरपाल वाले बंगले में जानूस से तमाम तर गुफ्तगू अपने सेल से की थी, लेकिन मेरा नंबर उसकी कॉल रिसीविंग से नहीं पकड़ा जा सकता था। मेरी दहशत ने वहां बंगले में उसे इतना बुखला दिया था कि उसने अपना सेल एक दीवार से दे मारा, जिसके नतीजे में उसकी बैटरी निकलकर दूर जा गई थी। गोया रिसीविंग कार्ड एक झटके से तलफ होकर रह गया था। हम दोनों के नंबर्स ऊपर नीचे के थे। यह भी मुमकिन था सीरीज की वजह से ये मालूम कर लिया गया हो कि ये दोनों कनेक्शंस जानूस ने हासिल किए थे। बहरहाल जो भी सूरत रही हो, हकीकत ये थी कि हमारे मोबाइल सरेदस्त इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे थे। हम मौजूदा सूरत पर गौर खोज करते रहे, लेकिन इस मसले का कोई हल सामने न आ सका। अब ये तो हो नहीं सकता था कि हम मोबाइल कनेक्शन वालों के पास पहुंच जाते और उन्हें खरी खरी सुनाते कि उन्होंने हमारे सिम कार्ड क्यों बला कर दिए हैं। ये गोया खुद किसी बड़ी मुसीबत को गले लगाने वाली बात होती।
अगर रब्बी के इशारे पर हमारे कनेक्शन मंसूख किए गए तो फिर इस बात के कभी इम्कानात मौजूद थे कि मुख्तलिफ कस्टमर सर्विस सेंटर पर हमारी गिरफ्तारी का माकूल बंदोबस्त भी मौजूद होगा। दोपहर के खाने से थोड़ी देर पहले काशानूक हमारे पास पहुंच गया। उसने आते ही मुझसे शिकवा किया, मैं काफी देर से तुम दोनों के नंबर ट्राई कर रहा था लेकिन राब्ता नहीं हो सका। मजबूरन मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। क्या तुम लोगों ने अपने मोबाइल फोन ऑफ कर रखे हैं? हाँ, हमारे फोन ऑफ कर दिए गए हैं। मैंने कहा, क्या मतलब है वहीदान? वो लज गया। मैंने वजाहत कर दी। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर दोनों मोबाइल को मुख्तलिफ तरीकों से चेक करने लगा। बिलाखिर एक गहरी सांस खारिज करते हुए उसने हमारे खदशात की तस्दीक कर दी। कंपनी की जानिब से हमारे सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए गए थे। यकीनन ये काम किसी ऊंची सोर्स से किया गया था क्योंकि जानूस तो अब जिंदा नहीं रहा था। काशानूक ने कहा, वहीदान तुम फिलहाल मेरी सिम इस्तेमाल कर लो, मेरे पास एक और कनेक्शन भी है, मैं इससे गुजारा चला लूंगा, बाद में कुछ सोचेंगे। सच्ची बात तो ये है कि मोबाइल फोन मेरी फौरी जरूरत नहीं थी। मैं जल्द से जल्द खटमंडू से निकलकर इसराइल पहुंचना चाहता था। बाकी सब बातें सानवी थी। मैंने काशानूक से कहा, मोबाइल फोन के मौजू को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये तो बताओ हमें फोन क्यों कर रहे थे? उसने जवाब दिया, मैंने तुम लोगों के लिए बाहिफाजत खटमंडू से निकलकर तिब्बत पहुंचने का बंदोबस्त कर लिया है। कल सुबह 7 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा काफिला बुद्धनाथ स्तूपा से रवाना होगा। इस काफिले में 5 मर्द और 2 औरतें शामिल हैं। तुम दोनों की शमूलियत के बाद ये तादाद बढ़कर 9 हो जाएगी, यानी 6 मर्द और 3 औरतें। मैंने काफिले के सरदार बुद्ध बख्शू थाचू को एतमाद में लेकर सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है। मेरी बात उसकी समझ में आ गई है, लिहाजा परेशानी वाली कोई बात नहीं। 1 मिनट। मैंने हाथ के इशारे से उसे मजीद बोलने से रोक दिया और कहा, क्या तुम हमारे साथ तिब्बत नहीं जा रहे हो? मैं तो जरूर जाऊंगा। वो सवालिया नजर से मुझे देखते हुए बोला, फिर ये क्यों कह रहे हो कि काफिले में शामिल अफराद की तादाद 10 हो जाएगी? ओह सॉरी, वो चौंक कर बोला, मैं खुद को शुमार करना भूल गया था। लेकिन देख लो, हम हरगिज़ तुम्हें नहीं भूले, लिया ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद काशानूक हमें बुद्धिस्ट काफिले के बारे में तफसीलात बताने लगा। बुद्ध बख्शू था जो उनका रहनुमा था, वो सब बुद्ध के पैरोकार थे और खटमंडू से तिब्बत की तरफ जा रहे थे। इस तरह के छोटे बड़े काफिले एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफर करते रहते थे। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और हत्तल इम्कान उनकी मदद भी करते थे। जिस तरह हर मजहब में इस मजहब के आलम को इज्जत और तौकीर की निगाह से देखा जाता है, ऐसे ही बुद्ध के पैरोकार भी इन राबों और बुद्ध बख्शुओं का बेहद एहतराम करते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं इनके खाने पीने और ओढ़ने बिछोने और आराम करने का खास ख्याल रखा जाता है। यह अलग बात है कि ये लोग इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते हैं और आराम व आसाइश से इन्हें बुद्ध वास्ते का बहर है। बहरहाल हम ऐसे किसी काफिले की मुय्यत में दुश्मनों की नजरों में आए बगैर बाहिफाजत तिब्बत पहुंच सकते थे। ये कुदरत की तरफ से हमारे लिए एक सबब बन गया था। काशानूक ने मजीद बताया, कल आला सुबह ये काफिला बुद्धनाथ स्तूपा से रवाना हो जाएगा। हमें उनकी रवानगी से पहले काफिले में पहुंचना होगा। ये लोग यहाँ से सीधे बुद्ध नलका नत्था पहुंचेंगे। मज़कूरा मुकाम खटमंडू से 9 किलोमीटर शुमाल में शेवपुरी हिल के दामन में वाक़ है। बुद्ध नलका नत्था में थोड़े आराम और यात्रा के बाद काफिला आगे रवाना होगा और वहां से कमोबेश 4 किलोमीटर मजीद शुमाल में सफर करने के बाद हम सुंदरी जल पहुंच जाएंगे। सुंदरी जल पहाड़ी आबशारों पर मुश्तमिल एक हसीन और दिलकश वादी है। वहां से आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा जाविया तब्दील करेंगे और तिब्बत की सरहद पर वाक़ एक छोटे से कस्बे कोदारी पहुंच जाएंगे। क्या ये वही कस्बा कोदारी जो चाइना रोड पर वाक़ है? मैंने उसकी बात काटते हुए इस्तरारी लहजे में कहा, खुदारी के जिक्र पर अचानक मुझे मायामती याद आ गई। मैंने मायामती के साथ बादी में नहायत अच्छा वक्त गुजारा था। मायामती खटमंडू के टीकू हॉस्पिटल में नर्स थी। वो तिब्बत की सरहद के नजदीक चाइना रोड पर वाक़ कोदारी कस्बे की रहने वाली थी और कई साल पहले खटमंडू में आ बसी थी। मायामती को याद करके मेरा दिल अफसुर्दा हो गया क्योंकि अब वो अनजहानी हो चुकी थी। काशानूक ने गहरी नजर से मुझे देखा और बोला, बिल्कुल मैं उसी कोदारी की बात कर रहा हूँ। क्या तुम उससे वाकिफ हो? सिर्फ नाम की हद तक वाकिफ हूँ, वहां जाने का कभी इत्तफाक नहीं हुआ। मैंने बोझल आवाज में कहा। मेरी एक दोस्त का ताल्लुक उसी कस्बे से था जो अब जिंदा नहीं है। लिया ने चौंक कर मुझे देखा लेकिन खामोश रही। काशानूक ने कहा, हमें उस काफिले में शामिल होने के लिए खास एहतमाम भी करना होगा। बुद्ध बख्शुओं वाले मखसूस लिबास का मैं बंदोबस्त कर लूंगा, लेकिन इस सिलसिले में एक कुर्बानी तुम्हें भी देना होगी वजदान। उसने सवालिया नजरों से मुझे देखा तो मैंने पूछा, कैसी कुर्बानी? तुम्हें मेरी तरह सर के बाल मुंडवाना होंगे। ओह, मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। काशानूक ने ठहरे हुए लहजे में कहा, यह तुम्हारी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। दुश्मन जितने खतरनाक अंदाज में जगह जगह तुम्हारी तलाश में घात लगाए बैठे हैं, उन्हें जुल देने के लिए ये तो करना ही होगा। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, ठीक है मैं ये कर लूंगा। लियान मेरी इस फैसले पर अजीब सी नजर से मुझे देखने लगी। मेरी निगाह में कई साल पहले उसका एक ऐसा ही मंदिर घूम गया। उस वक्त मैं 12-13 साल का एक छोटा सा लड़का था। दारा और उसके हवारी मेरे लहू के प्यासे हो रहे थे। चाचा प्रताप सिंह मेरे वालिद का एक सच्चा और मुखलिस दोस्त था। वो दुश्मनों से महफूज रखने के लिए मुझे सिंगापुर से इंडोनेशिया और इंडोनेशिया से थाईलैंड लेकर आया था।
थाईलैंड के शहर बैंकॉक में चाचा प्रताप के उस्ताद मोहतरम महाराज वांग विंग जाए का एक बहुत बड़ा मार्शल आर्ट सेंटर था। चाचा ने मुझे महाराज के पास तरबियत के लिए छोड़ा और खुद जिंदगी हार गया। उन्हीं दिनों मेरा सर मूंड दिया गया और मुझे मोंक वाला लिबास भी पहनाया जाता। अब मैं बच्चा था, ना ही चाचा प्रताप सिंह और महाराज वांग विंग जाए इस दुनिया में बाकी रहे थे। सब कुछ ख्वाबो ख्याल होकर रह गया था। काशानूक उठकर खड़ा हो गया और बोला, मैं रात को देर से किसी वक्त यहाँ आ जाऊंगा, फिर सूरज तुलू होने से पहले पहले हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेंगे। आप लोग इस मंसूबे पर अमल करने को तैयार हो ना? डन, मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा।